बात करना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है, वो सरकार चाहती है कि देश के इस पूर्वी हिस्से का भी विकास हो। बिहार में हर गांव में बिजली पहुंचे, हर गांव में शिक्षा पहुंचे, हर गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, बिहार में नए कारखाने लगे, युवाओं को रोजगार मिले, बिहार के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आए और बिहार के युवा को बिहार के बाहर न जाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार काम कर रही है, वो ये सब करना चाहती है। मगर बिहार में अगर एनडीए की अनुकूल सरकार नहीं होती है तो हमें कर पाएंगे क्या, बताइए? कर पाएंगे? मित्रों, अगर मोदी जी ने बिहार का विकास करना है, मोदी जी बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचाना चाहते हैं, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना चाहते हैं, हर गांव में रोजगारी पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए अगर अनुकूलता करनी है तो बिहार में भी मोदी जी के अनुकूल सरकार बनानी पड़ेगी और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, तभी जाकर बिहार का विकास होगा। मित्रों, आने वाला चुनाव, बाईस और युवा जो खड़े हैं, प्लीज बैठ जाइए वहीं पर, आगे आने का प्रयास मत करिए। वहां पर जो खड़े हैं वो सारे लोग वहीं रुक जाइए। मित्रों, बिहार में 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा जंगल राज के नाम से। आज का दिन 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन जी ने नारा दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। आज बिहार की जनता यहां से तय कर कर जाए, मगध की जनता यहां से तय कर कर जाए कि 9 अगस्त के दिन बिहार के लोग संकल्प लेते हैं कि जंगल राज बिहार छोड़कर बिहार के बाहर जाए और यहां भाजपा की सरकार बने। मित्रों, कुछ दिन पहले लालू जी ने एक बंद का ऐलान किया था। बंद के ऐलान के दिन मालूम पड़ गया बिहार की जनता को, अगर लालू नीतीश की सरकार फिर से आती है तो बिहार कैसे चलने वाला है। दुकानें बंद कर दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, व्हीकल जलाए गए, लोगों को मारा गया, पिटा गया। ये जंगल वाला राज आने वाला है, इसकी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो रही है। बिहार की जनता अगर विकास चाहती है, बिहार की जनता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान की तरह अगर विकास चाहती है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का शासन लाना बहुत जरूरी है। मित्रों, नीतीश कुमार जी पूरा जीवन समाजवादी होने का दम भरते रहे। कल रात को एक पत्रकार का मुझे फोन आया कि अमित भाई, अब तक जदयू ने, सिर्फ जदयू ने 300 करोड़ रुपया प्रचार में खर्च कर दिया है। मेरा पूछना है कि कहां से आता है 300 करोड़ रुपया? ये 300 करोड़ रुपया बिहार की तिजोरी से निकला हुआ है, बिहार की गरीब जनता का 300 करोड़ रुपया है। इसी रुपये से आपके गांव में बिजली पहुंचानी चाहिए थी,
इसी रुपये से आपके गांव में, बिहार के गांव में पानी पहुंचाना था, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी थी, मगर ये पैसा प्रचार और अहंकार में खर्च हो रहा है। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जहां जहां सरकारें बनी वहां बार बार सरकारें चुनकर आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव में विकास को पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार का नेतृत्व कर बिहार को भी आगे ले जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि बिहार को देश का सर्वोच्च राज्य बनाना, और अगर उसके लिए बिहार की जनता समर्थन देना चाहती है तो इस चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, मोदी जी मेरे साथ मंच पर आ गए हैं, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। अध्यक्ष जी ने कहा है कि बैठे, स्वागत करा दीजिए। बोलिए भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मित्रों, प्रधानमंत्री जी आ गए, जिनके इंतजार में 5 घंटों से यहां थे। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय सुशील कुमार मोदी जी से, नंद किशोर यादव जी से, मंगल पांडे जी से को आए और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें अंग वस्त्रों से। माननीय सुशील जी, माननीय नंद किशोर यादव जी, माननीय मंगल पांडे जी आए और मगध की धरती पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सुशील जी, नंद किशोर जी और मंगल पांडे जी। मैं निवेदन करूंगा प्रेम कुमार जी से, हाँ इनकिसको, प्रेम कुमार जी से, सुशील सिंह से, कृष्ण कुमार जी से कि आए और प्रधानमंत्री जी को मेमेंटो देकर के सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय रामविलास पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करें। राजेंद्र जी, जिला अध्यक्ष, दोनों मिलकर के स्वागत करें। मेरा निवेदन है रामविलास पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का। अरे यार, सब गिर गया माइक। अभी मंच पर हमने जीतन राम मांझी जी का, रामविलास पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। आप तालियों के गड़गड़ाहट से इन सबका स्वागत करें। आप तालियों की गड़गड़ाहट से मगध की धरती पर स्वागत करें। अब रामविलास जी सादर से स्वागत कर रहा है, आप फिर एक बार हाथ हिला करके स्वागत करें। बता दें
मीडिया के लोगों दिखा दो कि पूरे जो देखने वाले हैं उन्हें दिख जाए कि मगध की धरती आज मानव सैलाब बन गया है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अब सम्मानित कर रहे हैं। राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री जी भी स्वागत कर रहे हैं। रामकृपाल यादव जी भी, रूढ़ी जी, सुशील जी, नंदकिशोर जी, सारे लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अब एक बार भारत माता की। अब मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी 74 की तरह लोग आज रोकने की कोशिश की है, लेकिन आपके चाहने वाले रुके नहीं। आप आए, आप आकर के अपने चाहते को संबोधित करें और बता दें कि परिवर्तन की रैली किसे कहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। ये जो ऊपर हैं, अगर आप में से कोई नीचे गिरा तो मेरा क्या होगा? हाँ, नीचे आ जाइए। बस, शाबाश। देखिए, ऐसा मत कीजिए। जगह बहुत कम पड़ गई है तो आपको तकलीफ हो रही है। मैं देख रहा था कि एयरपोर्ट से यहां तक पूरे रास्ते भर ऐसा ही मानव मेघ पूरे रास्ते पर मैं देख रहा था। और यहां पर भी अपने गजब करने नहीं लगा यार, नजर भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। इतना दूर लोग खड़े हैं। गया वालों से मेरी एक शिकायत है, करूं? शिकायत करूं? पक्का नहीं मानोगे। मैं गया लोकसभा के चुनाव के समय भी आया था, इसी मैदान में आया था और करीब करीब इसी समय आया था और चुनाव पीक पर थे तब आया था। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, लोकसभा का चुनाव था, प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय करना था, लेकिन उस सभा में तो इससे आधे लोग भी नहीं आए थे। और आज उससे डबल से भी ज्यादा मैं देख रहा हूं। हवा का रुख मुझे पता चल रहा है, लेकिन मेरी ये शिकायत प्यार की है, नाराजगी की नहीं है। ये शिकायत आपको अभिनंदन करने के लिए है, आपको बधाई देने के लिए है। कमाल कर दिया है आज गया वालों ने। ये हमारे जितन राम जी की कर्मभूमि है ना। हाँ, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह,
प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, हम पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जीतन राम मांझी जी, केंद्रीय मंत्री एवं रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार विधानमंडल के नेता श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान नंद किशोर यादव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री अनंत कुमार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, पूर्व मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, केंद्र में मेरे साथी मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्री गिरिराज सिंह, श्री रामकृपाल यादव जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शकुनी चौधरी जी, रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे मित्र डॉक्टर अरुण जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान शाहनवाज हुसैन जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए गया के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, चुनाव बहुत जल्द आ रहे हैं और मैं साफ देख रहा हूं बिहार की जनता ने दो फैसले कर लिए हैं। बिहार की जनता ने दो निर्णय कर लिए हैं। एक निर्णय बिहार के जीवन में, बिहार के विकास में, बिहार का भाग्य बदलने के लिए एक आधुनिक, ताकतवर नया बिहार बनाने का निर्णय कर लिया है। और दूसरा निर्णय बिहार की जनता ने कर लिया है परिवर्तन का। 25 साल से जिनको झेला है, जिनके हर जुल्म को झेला है, जिनके अहंकार को झेला है, जिनकी धोखाधड़ी को झेला है, इन सब से मुक्ति का पर्व ये चुनाव आने वाला है भाइयों। और ये चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति का पर्व बनने वाला है। ये चुनाव बिहार में अहंकारी हुकूमत से मुक्ति का पर्व बनने वाला है। भाइयों बहनों, पच्चीस साल हो गए इन्हीं लोगों ने बिहार पर राज किया है। आप मुझे बिहार बताइए मेरे भाइयों बहनों,
से 25 साल बीते हैं, अगर आने वाले 5 साल भी ऐसे बीते तो नौजवान बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका भविष्य तबाह हो जाएगा। आपको बिहार छोड़ करके रोजी रोटी के लिए कहीं जाना पड़ेगा, बूढ़े मां बाप को छोड़ना पड़ेगा। क्या हम ऐसा बिहार चाहते हैं? क्या बिहार में परिवर्तन चाहिए? बिहार का भला करने वाली सरकार चाहिए? लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार चाहिए? अहंकार से मुक्त सरकार चाहिए? जंगल राज के सपनों को चूर चूर करना चाहिए? इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं बिहार की जनता के पास आया हूं। मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। क्या करके रख दिया बिहार को? भाइयों बहनों, आज भी हिंदुस्तान के सांस्कृतिक इतिहास की चर्चा कोई करेगा तो वो चर्चा की शुरुआत बिहार के भव्य भूतकाल से होती है। आज भी विश्व में अहिंसा का संदेश की कोई चर्चा करता है तो भगवान बुद्ध का स्मरण करता है, जो बात बिहार से प्रारंभ होती है। सत्ता के लिए संघर्ष के बाद जनता की भलाई के लिए शस्त्र को छोड़ने का महाप्रयाण, इसकी भी चर्चा होगी तो यही बिहार से चर्चा होती है। भाइयों बहनों, विज्ञान हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, वीरता हो, पराक्रम हो, कोई ऐसा विषय नहीं है हिंदुस्तान जब भी उसकी चर्चा करे तो चर्चा का प्रारंभ बिहार से होता है। ऐसी ये महान भूमि, ऐसी ये पवित्र भूमि, उसके सपनों को सत्ता के नशे में बैठे लोगों ने चूर चूर कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, चूर चूर कर दिए। आधुनिक भारत में भी बिहार ने देश को जितना दिया है, शायद ही हिंदुस्तान का कोई राज्य इसका दावा कर सकता है जितना बिहार ने देश को दिया। जो बिहार देश को उत्तम मानव संसाधन दे सकता है, आज हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा कोई राज्य नहीं होगा। भारत के कोने कोने में बिहार का नौजवान जिस पद पर बैठा है, उस राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पराक्रम करके दिखाता है। ये बिहार के नौजवानों की ताकत है, ये बिहार के लोगों की ताकत है। लेकिन क्या कारण है, क्या कारण है कि बिहार आगे बढ़ नहीं पा रहा है? क्या कारण है मेरे भाइयों बहनों? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? बिहार को किसने बर्बाद किया? बिहार के सपनों को किसने चूर चूर किया? बिहार में जंगल राज कौन लाया? बिहार में जंगल राज लाने का और प्रयास कौन कर रहा है? क्या फिर से बिहार को उन 25 साल की बर्बादी की ओर ले जाना है? क्या फिर से उस दोजख में जाना है? क्या बिहार बचाना है? नया बिहार बनाना है? बिहार को आगे ले जाना है? बस भाइयों बहनों, हम मिलके कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार। अब दिल्ली बिहार के साथ है।
अब दिल्ली बिहार का भाग्य बदलने के लिए आपकी सेवा में तैनात है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं बिहार के जीवन को बदलने के लिए, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, आपको प्रार्थना करने के लिए आया। बिहार की जनता ने पिछले लोकसभा के चुनाव में मुझ पर इतना प्यार बरसाया, इतना प्यार बरसाया भाइयों बहनों, मैं उस प्यार को ब्याज समेत लौटाना चाहता हूं। विकास करके लौटाना चाहता हूं, लेकिन जो विकास के लिए प्रतिबद्ध हो, ऐसी सरकार यहां होना जरूरी है। भाइयों बहनों, गंगा जी तो बहती है, लेकिन अगर हम उल्टा लोटा लेकर के जाएंगे तो कोई एक बूंद भी पानी घर नहीं ले पाएंगे। दिल्ली से विकास की गंगा तो बह रही है, लेकिन यहां के शासकों का अहंकार वो उल्टा लोटा पकड़े हुए हैं, ताकि दिल्ली के विकास की गंगा बिहार के गांव गली में न पहुंचे। पिछले दिनों जब मैं बिहार आया था, अनेक योजनाएं का शिलान्यास किया। 10-10 साल से रुकी पड़ी थी, कोई देखने को तैयार नहीं था। भाइयों बहनों, यही लोग दिल्ली की सरकार को चलाते थे, और आज वही लोग साथ मिलकर के बिहार के लोगों को फिर से एक बार जंगल राज की ओर घसीटने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए तैयार बैठे हैं। आप मुझे बताइए भाई, ये जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए गठबंधन हुआ है, क्या चुनाव के बाद भी ये गठबंधन चलेगा क्या? ये जो जहर अभी पिया गया है, चुनाव के बाद जहर उगलेंगे कि नहीं उगलेंगे? ये जहर पीने वाले चुनाव के बाद जब जहर उगलेंगे, तो जहर किसकी थाली में जाके पड़ेगा? जनता की थाली में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जनता मरेगी कि नहीं मरेगी? जनता बर्बाद होगी कि नहीं होगी? जिन्होंने जहर पिया है, उनको जहर उगलने का मौका देना चाहिए क्या? ये जहर पीने वालों की अब जरूरत है क्या? जहर पिलाने वालों की जरूरत है क्या? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। ये नए भुजंग प्रसाद, नए चंदन कुमार, पता नहीं कौन किसको जहर पिला रहा है, कौन किसका जहर पी रहा है, लेकिन इतना मुझे पता है, चुनाव समाप्त होते ही ये जहर उगलना शुरू करेंगे और बिहार को बर्बाद करने में अब जंगल राज के साथ जहरीला वातावरण भी आने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार को बचाने के लिए समय की मांग है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनानी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनानी चाहिए? एनडीए की सरकार क्यों बनानी चाहिए? जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सुशील मोदी, ये सारे अनुभवी लोग, इनके नेतृत्व में बिहार में नई सरकार क्यों बनानी चाहिए?
मैं अनुभव से बताता हूं, हमारे देश में कई वर्षों से ये चर्चा चली, बीमारू राज्य। बीमारू राज्य ऐसा एक शब्द प्रयोग चल पड़ा, आर्थिक विकास के पैमानों के आधार पर चल पड़ा, और उस बीमारू राज्य में बिहार का भी नाम, उत्तर प्रदेश का भी नाम, मध्य प्रदेश का भी नाम, राजस्थान का भी नाम, ये बीमारू राज्य में गिने जाते थे। लेकिन जब मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, अभी तो वहां 15 साल भी सेवा करने का समय पूरा नहीं हुआ है, अभी तो 10-12 साल हुए हैं। लेकिन 10-12 साल के अंदर अंदर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल दिया। भाइयों बहनों, क्या बिहार को बीमारू से बाहर निकालना है? बिहार को बीमारू से बाहर निकालना है, पक्का निकालना है। मध्य प्रदेश को निकाला भाजपा ने, बिहार को कौन निकालेगा? बिहार को कौन निकालेगा? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, राजस्थान ये बीमारू राज्य कहा जाता था, राजस्थान बीमारू राज्य कहा जाता था। आज राजस्थान बीमारू राज्य नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वसुंधरा जी राजे के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया गया। आज राजस्थान बीमारू राज्य से बाहर निकल गया। क्या मेरे भाइयों बहनों, बिहार बीमारू राज्य से बाहर आ सकता है? आ सकता है, आ सकता है। क्या हम ला सकते हैं? हम ला सकते हैं। आप मदद करोगे, आप आशीर्वाद दोगे, मैं आपको वादा करता हूं 5 साल के भीतर भीतर हम बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकाल देंगे। आज भाइयों बहनों, दुनिया में कई देशों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। एशिया के कई देशों में जाने का सौभाग्य मिला, और वहां पर बड़े से बड़े राजनेता को अगर मिलना हुआ हो, वहां के उद्योगकारों को मिलना हुआ हो, वहां के साहित्यकारों को मिलना हुआ हो, वहां के छोटे मोटे व्यापारियों से मिलना हुआ हो, वहां के सरकारी अफसरों से मिलना हुआ हो, हर किसी ने मुझसे एक बात कही। क्या कहा? हर किसी ने कहा, जिन जिन देशों में बुद्ध धर्म का प्रभाव है, बुद्ध परंपरा का प्रभाव है, उन सभी देशों के मुखियाओं ने कहा कि एक बार तो बौद्ध गया जाने की इच्छा है। दुनिया का हर व्यक्ति जो बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ होता है, कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता भी मिले, वो भी मुझे कहते हैं कि एक बार बौद्ध गया के दर्शन करने के लिए जाना है। भाइयों बहनों, जितने यात्री ताजमहल देखने के लिए आते हैं, उससे ज्यादा यात्री बौद्ध गया में माथा टेकने के लिए आने को तैयार है। मुझे बताइए, क्या हमें बौद्ध गया को ऐसा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए कि जिसके कारण वहां से नौजवान नीचे उतर जाए? भाई, बौद्ध गया से
ऐसा विकास हो, टूरिज्म का एक ऐसा क्षेत्र बने ताकि दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले लोग बुद्ध गया आने के लिए उनको व्यवस्था मिले। और इतनी बड़ी मात्रा में अगर यात्री आएंगे, मुझे बताइए इस इलाके में कभी गरीबी रहेगी क्या? टूरिज्म एक ऐसा उद्योग है, टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अगर एक बार बुद्ध गया में विश्व भर के यात्रियों का आना सिलसिला चालू हो जाए और बहुत बड़ी मैयात हो जाए, इस इलाके के कोई नौजवान को बेरोजगार रहने की नौबत नहीं आएगी। इतनी ताकत है उसमें। और गरीब से गरीब आदमी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, बिस्किट बेचने वाला भी कमाएगा, चने मुरमुरे बेचने वाला भी कमाएगा, खिलौने बेचने वाला कमाएगा, फूल बेचने वाला कमाएगा, अरे चाय बेचने वाला भी कमाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, इनकी राजनीति, वोट बैंक की राजनीति इतनी है कि उन्होंने बुद्ध गया का विकास करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, जब यहां पर बम धमाका हुआ, पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। विश्व भर के बुद्ध को प्रेम परंपरा को निभाने वाले सभी देशों में एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग, उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए ऐसी घटनाएं आती है और जाती है। भाइयों बहनों, मुझे ये स्थिति बदलना है। मुझे बोध गया को पूरे एशिया में लोगों का तीर्थ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करना है और मुझे आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, बुद्ध गया, ये गया पितृ तर्पण का स्थान है। हिंदुस्तान का हर युवक, हर बेटा बेटी, जब पितृ तर्पण की बात आती है तो उसका एक सपना रहता है कि मेरे स्वर्गीय पिता का तर्पण मैं गया जी में जाकर के करूं। हिंदुस्तान भर के लोगों का यह सपना है कि नहीं है? पितृ तर्पण के लिए लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? 125 करोड़ का देश, हर वर्ष करोड़ों बड़ी आयु के लोग स्वर्ग सिधाते हैं। उनके संतान पितृ गया में आकर के तर्पण करना चाहते हैं। करोड़ों लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन यहां के समाचार सुनते हैं और इसके लिए आते नहीं हैं। वो पितृ भी नाराज होते हैं और यहां के लोगों की रोजी रोटी को भी नुकसान होता है। मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी का पितृ तर्पण का सपना ये पूरा हो, ये व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहां के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप मुझे बताइए, विकास करने की दिशा में अगर आगे बढ़ना है भाइयों बहनों, लेकिन अगर जंगल राज पार्ट 2 ये अगर आया, फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा। व्यक्ति जेल में जाता है, कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो क्या सीख करके आता है भाई? कोई जेल में जाकर के आता है तो क्या सीख करके आता है? कोई अच्छी चीजें सीख करके आता है क्या? बुरी बुरी चीजें सीख करके आता है ना? जितनी बुराइयां हैं सब लेकर के आता है कि नहीं आता है? जंगल राज पार्ट 1 में
जेल का अनुभव नहीं था। जंगल राज पार्ट 2 में अब जेल का अनुभव जुड़ गया है और इसलिए बर्बादी की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। और इसलिए मैंने पिछली बार जब आया तब मैंने कहा था, आरजेडी का सीधा सीधा मतलब है रोजाना जंगल राज का डर। आरजेडी का सीधा सीधा मतलब है रोजाना जंगल राज का डर। और जो लोग अब उनके साथ जुड़ गए हैं, आपने देखा होगा अभी पटना में सवेरे सवेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गोलियों से भून दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। पटना में हुआ, इनके नाक के नीचे हुआ। भाइयों बहनों, ये जंगल राज की शुरुआत है कि नहीं है? ये जंगल राज की शुरुआत है कि नहीं है? और इसके कारण ये जो जंगल राज पार्ट 2 आ रहा है, जंगल राज प्लस जेल का अनुभव जुड़ रहा है, जंगल राज प्लस जहर उगलने का अवसर खड़ा किया जा रहा है। उस समय मेरे भाइयों बहनों, एक तरफ रोजाना जंगल राज का डर और दूसरी तरफ जनता का दमन और उत्पीड़न। जनता का दमन और उत्पीड़न, जेडीयू, जनता जे, दमन डी, उत्पीड़न यू। ये जेडीयू, ये जनता का दमन और उत्पीड़न, और वो आरजेडी रोजाना जंगल राज का डर। आप मुझे बताइए, बिहार को ऐसे लोगों के हाथ में सौंपा जा सकता है? 25 साल जिन्होंने बर्बाद किया, उनको मौका दिया जा सकता है? भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, पूरे हिंदुस्तान में ये लालटेन वालों ने आपको अंधेरे में रखा है। अंधेरे में बिजली आती है भाई, बिजली आती है, बिजली मिलती है। परीक्षा का समय हो, पढ़ना है तो बिजली मिलती है क्या? बिजली मिलती है क्या? अंधेरे में गुजारा करना पड़ता है। मिट्टी के तेल पे भी गुजारा करना पड़ता है। पिछले चुनाव में यहां के नेता ने आपको वादा किया था बिजली देंगे। जरा जोर से बताइए, बिजली देने का वादा किया था। बिजली नहीं मिलेगी तो वोट नहीं मांगूंगा, ऐसा कहा था। बिजली मिली, बिजली मिली, धोखा किया, धोखा किया, फिर से वोट मांगने आए, दूसरा धोखा किया। ये बार बार धोखा हो रहा है। आप सांझे में आ जाएंगे क्या? आप इनके झांसे में आ जाएंगे क्या? भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा किया था, आज हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति कम से कम बिजली की खपत कहीं पर है तो वो मेरे दुर्भाग्यशाली, मेरे प्यारे बिहार के भाई बहन हैं। उनके भाग्य को इन्होंने अंधकारमय बना दिया है। हिंदुस्तान में औसत प्रति व्यक्ति करीब करीब 1000 किलोवाट बिजली की खपत है, जबकि बिहार में 150 किलोवाट भी नहीं है। भाइयों, कहां 1000 और कहां 150? छठवां हिस्सा है आपका, छठवां हिस्सा। इतना ही नहीं, बिहार से भी छोटा राज्य सिक्किम, उससे तो बिहार से 6 गुना बिजली की खपत
उपयोग वहां के नागरिकों को मिलता है। अरे बिहार से निकला हुआ झारखंड आप ही के यहां से गया, 10 साल के अंदर अंदर झारखंड की स्थिति ये बन गई कि बिहार से झारखंड का नागरिक 5 गुना ज्यादा बिजली का उपयोग करता है। ये आपको अंधेरे में रखने वाले पाप किसने किया है? अंधेरे में रखने का पाप किसने किया है? 25 साल की 2 सरकारों ने किया है कि नहीं किया है? 25 साल के 2 मुख्यमंत्रियों ने किया है कि नहीं किया है? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने आपको बर्बाद किया है उनको दोबारा बहार नहीं दिया जा सकता है। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, शिक्षा के क्षेत्र में आज मैंने कहा हिंदुस्तान में कोई भी टीवी चैनल उठा लीजिए, आपको 2-4 तो बिहार के तेजस्वी नौजवान उस टीवी चैनल के माध्यम से देश को संबोधित करते नजर आएंगे। ऐसी तेजस्वी लोगों की भूमि है। लेकिन यहां के नौजवानों को अवसर नहीं दिया जाता है। भाइयों बहनों, यहां के नौजवानों को अवसर नहीं दिया जाता है। टेक्निकल एजुकेशन में आज बिहार का क्या हाल है? अगर हमें नौजवानों को रोजगार देना है तो उनको टेक्निकल एजुकेशन देना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग की कॉलेजों में शिक्षा देनी पड़ेगी, डिग्री इंजीनियरिंग। हमारे बगल में है, पिछड़ा राज्य माना गया, लेकिन उस उड़ीसा में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के सीटें कितनी है आप कल्पना नहीं कर सकोगे। उड़ीसा जैसा बिहार से भी छोटा प्रदेश
वहां इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए सीटें हैं 1,13,000 से ज्यादा। 1,13,000 से ज्यादा। कितनी? जरा बोलिए कितनी? उड़ीसा में कितनी? और बिहार में कितनी? बिहार में कितनी? कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? भाइयों बहनों, पंजाब बहुत ही छोटा राज्य है, बहुत ही छोटा राज्य है। पंजाब में सीटें हैं 1,04,000। कितनी? कितनी? और बिहार में कितनी? पंजाब बिहार से 1/4 भी नहीं है। वहां 1,00,000 सीटें हैं, बिहार में 25,000 है। कौन जिम्मेवार है भाइयों? कौन जिम्मेवार है? जंगल राज जिम्मेवार है कि नहीं है? जंगल राज जिम्मेवार है कि नहीं है? ये दोबारा जंगल राज लाना है? भाइयों बहनों, उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है। पटना की जितनी जनसंख्या है उत्तराखंड की उससे ज्यादा नहीं है। पटना से भी कम संख्या। उसके बावजूद भी उत्तराखंड में इंजीनियरिंग पढ़ने की सीटों की संख्या है 40,000 से ज्यादा। कितनी? जरा मुझे जवाब दीजिए, कितनी? कितनी? और इतने बड़े बिहार में कितनी? इतने बड़े बिहार में कितनी? मुझे बताइए, बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय है कि नहीं है? बिहार के नौजवानों का भाग्य बर्बाद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? क्या बिहार के नौजवानों को इंजीनियरिंग में पढ़ने का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जिन्होंने सुविधा नहीं दी है उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उनको भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? और इसलिए मैं आज कहने आया हूं मेरे भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज कहने आया हूं, बिहार के नौजवानों का भाग्य बदलना है तो शिक्षा में बदलाव लाने की जरूरत है। और शिक्षा में बदलाव एनडीए की सरकार ला सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला सकती है, बिहार का भाग्य बदल सकती है। और भाइयों बहनों, हर वर्ष बिहार में से जिनके मां बाप के पास कुछ पैसे हैं वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार से बाहर भेजते हैं। करीब 4-5 लाख नौजवान, आप सोचिए दोस्तों, 4-5 लाख नौजवान पढ़ाई के लिए बिहार छोड़ करके, अपने मां बाप को छोड़ करके, यार दोस्तों को छोड़ करके कहीं न कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं। और औसत एक युवक को पढ़ने के पीछे खर्चा करीब करीब 1 लाख रुपया आता है। साल का 1 लाख खर्चा आता है। मुझे बताइए, 4 लाख लोग बिहार से बाहर जाएं, हर वर्ष 1 लाख रुपया साथ साथ चला जाए तो बिहार का 4,000 करोड़ का नुकसान होता है कि नहीं होता है? 4,000 करोड़ का नुकसान होता है कि नहीं होता है? ये बिहार का 4,000 करोड़ बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अगर बिहार का 4,000 करोड़ बचाना है तो बिहार के नौजवान को यहां पढ़ने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। और ये बिहार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है, एनडीए की बनाई है, हम बना के रहेंगे मेरे भाइयों। और इसलिए मैं आज आग्रह करने आया हूं कि हमें विकास के लिए वोट चाहिए। बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने के लिए वोट चाहिए। धोखेबाजी से बिहार को मुक्त कराने के लिए वोट चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं, मैं बिहार के विकास की यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। अगर आप 1 कदम चलेंगे तो मैं 1.25 कदम चलूंगा भाइयों।
आप एक कदम चलेंगे, मैं 1.25 कदम चलूंगा, ये विश्वास दिलाने आया हो। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि चुनाव के समय भारी मतदान करके परिवर्तन ला करके रहिए, बिहार का भाग्य बदल के रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब सभा समाप्त की जाती है। बोलिए हर हर महादेव। आप क्या हो गया? हर हर महादेव की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र